Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the H1B वीजा के क्लियरिफिकेशन के बारे में है। यूएस अथॉरिटीज के द्वारा H1B वीजा के जो न्यू रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया गया था। नोटिफिकेशन के लेटर पेज के अंदर में एक अनसर्टेनिटी का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। इस वीज़ा प्रोसेस के थ्रू जो एम्प्लॉइज हैं यूएस का कंपनीज के अंदर में उनको भी यहाँ पे एक डेडलाइन है वो इशू किया गया कि अगर आपका प्रेजेंस यूएस का टेरिटरी में नहीं है तो वन डे के अंदर ही आपको यूएस के वहाँ पे अप्रोच करना होगा, जिससे कि आपके एंट्री के ऊपर में जो फ़ी है वो ना अप्लाई रहे। अब आप देखिए कि यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा जो नए रूल्स हैं उनको क्लियरिफाई किया है या सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है यूएस कंपनीज को, ये भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। H1B वीज़ा के रिगार्डिंग में जो नए रूल्स हैं वो अप्लाई रहेंगे न्यू एप्लीकेंट्स के ऊपर में। जो पर्सन आने वाले समय के अंदर इस लॉटरी प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे कि उनको यूएस के अंदर में एम्प्लॉयमेंट को कैरी आउट करना है, तो नए एप्लीकेंट्स को यहाँ पे जो फ़ी है वो पे करना होगा। 1 लाख US डॉलर का जो फ़ी है जो डिसाइड किया गया है नए रूल्स के थ्रू। अब ये जो न्यू फ़ी है करंट टाइम का जो फ़ी पेमेंट है उससे 6 टाइम्स हायर है, 6 टाइम्स यहाँ पे इसको इंक्रीज है वो किया गया है। करंट वीज़ा होल्डर्स के ऊपर में किस तरीके के जो नए रूल्स हैं वो अप्लाई रहेंगे, किसी भी तरीके से उनको इफ़ेक्ट है वो नहीं रहेगा, कितने भी समय के लिए वो यूएस का टेरिटरी से एग्जिट कर सकते हैं, री एंट्री को कैरी आउट कर सकते हैं। और करंट वीज़ा होल्डर्स अपना जो वीज़ा प्रोसेस है उसको रिन्यू भी उनके द्वारा करवाया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि ये जो वीज़ा प्रोसेस है वो है क्या, कि यूएस का जो कंपनीज हैं हाई स्किल वर्कर्स को रिक्रूट किया करते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। हाई स्किल वर्कर्स को यहाँ पे रिक्रूट करते हैं जिससे कि वहाँ का जो सिलिकॉन वैली है वो वर्क कर सके वो वहाँ पे। और जो अदर सेक्टर हैं जिसमें हॉस्पिटल का भी सेक्टर है वहाँ पे भी जो हाई स्किल जो वर्कर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज से रिक्रूट हैं इस वीज़ा प्रोसेस के थ्रू हुआ करते हैं। अब ये जो डिसीजन है वो किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा यूएस कंपनीज को, यस स्टूडेंट, डिस्ट्रप्शन क्रिएट है वो हो सकता है। यूएस अथॉरिटीज़ का जो यहाँ पे रूल्स के अंदर में बताया गया था कि आप यूएस के ही पर्सन को रिक्रूट कीजिए, उसी को आप यहाँ पे जो ट्रेंड है वो प्रोवाइड कीजिए। बट जो हार्ड वर्किंग जो पर्सन है जिसमें मेजरली इंडियन जो पर्सन है 71% के आसपास जो H1B वीज़ा के होल्डर्स हैं वो इंडियन पर्सनस हैं। तो उन वर्कर्स के ऊपर में जो कंपनीज हैं मेजरली अभी प्रेजेंट समय में रिलाई हैं वो किया करती हैं। पर ईयर बेसिस के ऊपर में जो नंबर ऑफ वीज़ा हैं उनको कैप कर दिया गया था 2004 के समय, जब वहाँ पे कंटिन्यूस ये रेज होता है कि इंडियन पर्सनस हैं तो मोर जॉब्स हैं उनको सिक्योर करते हैं, स्पेशली जो हाई पेइंग जॉब हैं जो हार्ड वर्किंग जॉब्स हैं। तो स्टूडेंट्स 2004 के समय 85,000 हैं जो यहाँ पे जो कैपिंग है वो लगा दिया गया। इतने ही जो पर्सन हैं उनको ये जो लॉटरी प्रोसेस है उसके थ्रू अलोकेशन को डिसाइड है वो किया जाए। आने वाले समय के अंदर में डिसीजन किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर में। हमारा जो रेमिटेंस के लिए जो पैसा आया करता है 27 पॉइंट कुछ परसेंट का जो पैसा है जो इंडिया को रिसीव होता है वो यूएस से आया करता है। वैसे मेजरली आप देखिए कि हमारा रेमिटेंस से जो मनी रिसीव होता है उसमें जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनका मेजरली कंट्रीब्यूशन है। तो यूएस से आने वाला ये जो रेमिटेंस है वो आने वाले समय में रिड्यूस हो सकता है अगर एप्लीकेंट्स का जो नंबर है वो रिड्यूस होगा। कंपनीज को जो यहाँ पे इफेक्ट होगा, जो डिस्ट्रप्शन होगा यूएस कंपनीज को, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि क्या चेंजेस हैं वो हो सकते हैं। जो अल्टरनेटिव सेंटर्स हैं जहाँ पे भी इंडियन पर्सनस जाया करते हैं, इसी तरीके का जो आईटी कंपनीज हैं या जो अदर सेक्टर्स हैं, कौन से हैं यहाँ पे अल्टरनेटिव सेंटर। कनाडा आप देखिए कि एक अल्टरनेटिव सेंटर है। यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव सेंटर्स हैं। तो उन एरियाज़ के अंदर में जो कंपटीशन है, उन एरियाज़ के अंदर में जो बूम है वो हो सकता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है अब यहाँ पे कि यूएस अथॉरिटीज़ ने बेसिकली ये जो डिसीजन है वो क्यों लिया, क्यों उनके द्वारा, जब उनका आईटी सेक्टर, उनका जो अलग अलग जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसके अंदर में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इंडियन जो वर्कर्स हैं जो हाई स्किल वर्कर्स हैं, तो क्यों उनके द्वारा ये जो डिसीजन है वो लिया गया। आप देखिए कि जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड टॉक्स हैं फिर से जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हुआ है।
और यूएस का जो अल्टीमेट पर्पज जो है ट्रेड टॉक्स के अंदर में वो ये है कि इंडिया जो अपना एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, इंडिया एग्रीकल्चर और जो डेयरी का जो सेक्टर है उसको ओपन करे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सेंसिटिव इश्यू है, अगर हम उसको ओपन करते हैं तो हमारा जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डैमेज है वो हो सकता है। डेयरी सेक्टर के रिगार्डिंग में इंडिया के यहाँ पे क्या इंडिया ने क्यों उस सेक्टर को ओपन नहीं किया है, वो सेक्टर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। और डेयरी के अंदर में आप देखिए कि यूएस के अंदर में जो एनिमल्स को फीड दिया जाता है वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है हमारा कंट्री में, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट है वो कर सकता है। तो ये भी कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से इंडिया ने इन बोथ सेक्टर्स को ओपन है वो नहीं किया है। तो ट्रेड टॉक्स के अंदर में ही एज लेने के रिगार्डिंग यूएस अथॉरिटीज के द्वारा कभी टैरिफ को इंक्रीज करना, कभी आप देखिए कि इस तरीके से जो नए रूल्स लेके आना जिसमें मेजरली जो इंडियन पर्सन है वो ही इसके बेनिफिशरीज हैं। तो इस तरीके से यूएस अथॉरिटीज ने ये जो डिसीजंस हैं वो लिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड हो सकता है यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर में, आप देखिए कि हम फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में भी एक टर्म को रीड किया करते थे कि जो ब्रिटेन का जो डिफ़िकल्टी है, हमारा जो कॉलोनियल पावर हुआ करता था, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट होता है उस समय एक अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए कि हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो इकोनॉमिक जर्नी है उसमें जब भी मेजरली जो डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हुए थे उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को किस तरीके से 1991 के समय आप देखिए कि जिस तरीके से बैंक्रप्सी का जो, बैंक्रप्सी नहीं बोल सकते, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हुआ उस दौरान में फिर डिसीजंस लिया गया कि हमारे सेक्टर्स को ओपन है वो किया गया और प्राइवेटाइजेशन को है वो जो बूस्ट के अंदर में आता है उसी दौरान में उसके लेटर फेज में जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अलावा आप देखिए कि 1998 के समय में जब हम सेकंड पोखरण टेस्ट को कैरी आउट करते हैं, सेकंड पोखरण टेस्ट का जो मिशन था उसका क्या नाम था, या मिशन शक्ति उसका नाम था। फर्स्ट का नेम तो आप देखिए कि जो लाफिंग बुद्धा है उसका नाम था, फर्स्ट जो 1973 में किया था, सेकंड जो पोखरण टेस्ट किया था 98 के समय में। तो उस दौरान में का मेजरली जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने सैंक्शन लगाया और उस समय हमारा जो कंट्री है वो फिर से रिफॉर्म्स को कैरी आउट करता है। तो ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है इंडियन टैरिफ के अगेंस्ट में, सॉरी इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में टैरिफ इंक्रीज होना, इंडियन बेनिफिशरीज को डिस्टर्बेंस है उसको क्रिएट करना, तो एक हमारा जो गवर्नमेंट है उसको रिफॉर्म है वो कैरी आउट करना चाहिए। जो आईटी कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर में भी बूस्ट हो सकती हैं, हमारा जो बेंगलोर है, पुणे है, इसके अलावा गुरुग्राम एंड नोएडा है, ये कुछ ऐसे मेजर सेंटर्स हैं पिछले कुछ समय के अंदर में इमर्ज हैं वो हुए हैं। इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने का ज़रूरत है। आईटी सेक्टर के अंदर में जो नया डोमेन आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये समय समय पे जो नए डोमेन्स आया करते हैं एग्जिस्टेंस में, उसके रिगार्डिंग में इंडिया को अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट है वो करना चाहिए, सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड है वो करना चाहिए। तो बेसिकली H1B वीज़ा के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेशन को एड्रेस है वो किया गया। नेशन के एड्रेस के दौरान में उन्होंने जो जीएसटी का जो रिफॉर्म लिया गया है उसके बारे में मेंशन है वो किया। जीएसटी रिफॉर्म है वो क्या लिया गया, पहले आप देखिए कि 4 स्लैब्स हैं वो एग्जिस्ट किया करती थी, 4 डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हुआ करती थी। उनको स्लैब्स को सबमर्ज करते हुए यहाँ पे 2 स्लैब का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया है। 2 स्लैब्स कौन कौन सा हैं, एक तो 5% का जो स्लैब है वो अप्लाई रहेगा, एक 18% का जो स्लैब है वो अप्लाई रहेगा। और आप देखिए कि जो सिन गुड्स हैं, सिन गुड्स के अलावा जो अल्ट्रा लग्जरी गुड्स हैं उनको 40% का जो कैटेगरी है जो अर्लियर फेज में जैसा हुआ करता था उसी के अंदर में उनको रखा जाएगा। अब ये 40% के अंदर में अभी हमने एक वर्ड को रीड किया, सिन गुड्स। अब आप देखिए कि कौन से ऐसे गुड्स हुआ करते हैं जिनको हम सिन गुड्स का कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूम किया जाए, जिनको आप देखिए कि कंज्यूम करना, जिनको आपका घर के अंदर में रखना बेसिकली सोसाइटल जो प्रिज्म है उससे अनएथिकल उनको माना जाता है। जैसे ओपियम का बेसिकली कंज्यूम करना, ओपियम के अलावा आप देखिए, सॉरी ओपियम नहीं, टोबाको जो है, इसके अलावा जो यहाँ पे अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं उनमें सिन गुड्स को इंक्लूड है वो किया जाता है, अल्कोहल भी है। अल्ट्रा लग्जरी गुड्स वो हैं जिनका प्राइस हायर हुआ करता है, एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के रिगार्डिंग में पीपल्स उसको यूज है वो किया करते हैं।
तो बेसिकली सिन गुड्स एंड जो अल्ट्रा लग्जरी गुड्स हैं उनको 40% का कैटेगरी में रखा गया और 2 स्लैब्स एग्जिस्टेंस में आई हैं। जो एवरेज बेसिस के ऊपर में जब 4 स्लैब हुआ करती थी तो एक कोई इंडियन सिटीजन है वो कितना परसेंट जीएसटी दिया करता था, 11 या 12% कुछ बताया करते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि एवरेज बेसिस के ऊपर में इंडियन जो पर्सन है वो इतना जीएसटी का पेमेंट है वो करता था। अब आप देखिए कि यहाँ पे पेमेंट रिड्यूस होगा तो सेविंग है वो इंक्रीज होगा। अब प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही एड्रेस के अंदर में बताया कि 2.5 लाख करोड़ का जो सेविंग है वो ये क्रिएट करेगा, ये जो डिसीजन है। अब सेविंग क्रिएट करेगा तो आप देखिए कि किसी भी पर्सन के पास में मनी अगर सेव है तो वो परचेजिंग को कैरी आउट करेगा, उनके द्वारा मोर जो थिंग्स है उनको परचेज किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा जो मेंशन किया गया है उसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो फेस्टिवल ऑफ सेविंग का जो समय आने वाला है, आने वाला समय फेस्टिवल का है, सेविंग होने वाला है। यहाँ पे जीएसटी के रिफॉर्म की वजह से कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो आपका जो कम आपको प्राइस है वो पे करना होगा। और जो सेविंग होने वाला है तो इसको यूज किया जाए स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके, स्वदेशी जो प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करने के रिगार्डिंग में। यहाँ पे एड्रेस के अंदर में जो स्वदेशी मंत्रा जब दिया गया तो स्वदेशी मंत्रा के बारे में उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के साथ में भी कोरिलेट किया है कि कैसे हम फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में जो बाहर से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलता है, स्पेशली 1905 के समय जो बंगाल पार्टीशन मूवमेंट है। और आप देखिए कि बंगाल पार्टीशन मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही लिमिटेड नहीं था, उसके अलावा भी वीओ चिदम्बरम पिल्लई हैं जो कि सदर्न इंडिया के अंदर में उसको लेके जाते हैं। और उनके द्वारा तो अपना एक कंपनी है उसको ही सेटअप किया गया था, स्वदेशी स्ट्रीम नाम से जो कंपनी है जो नेविगेशन के प्रोसेस में हुआ करती थी। तो ये स्वदेशी मंत्रा के बारे में यहाँ पे है एक क्वेश्चन आपके लिए है कि किस पर्सन के द्वारा जो स्वदेशी बंदब कमेटी है जिसको सेटअप किया गया था उसी एंटी पार्टीशन या स्वदेशी मूवमेंट के दौरान में। तो ये कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ दिनों पहले हमने इस क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डिस्कस है वो किया था। तो प्राइम मिनिस्टर सर का जो यहाँ पे एड्रेस था उसका कहना यही था कि जो डबल यहाँ पे जो डिसीजंस लिए गए हैं, एक तो सेविंग आपका इंक्रीज हुआ है जीएसटी की वजह से, इनकम टैक्स के अंदर में जो इनकम टैक्स है उसके में भी जो रिलैक्सेशन है बजट के थ्रू प्रोवाइड किया गया था कि 12 लाख के आसपास जो आप अर्निंग करते हो तो आपको किसी तरीके का जो इनकम टैक्स है वो नहीं देना होगा। तो मिडिल क्लास या जो न्यू मिडिल क्लास है उसको ये सपोर्ट करेगा। हमारा जो पॉवर्टी को रिमूवल के रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन से जो गरीबी रेखा है उससे बाहर है वो निकाला है। एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने का ज़रूरत है जिससे कि यहाँ पे नेशनल प्रोस्पेरिटी है वो यहाँ पे हो सके, इन सेक्टर्स को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेमी कंडक्टर के बारे में है, और हम सेमी कंडक्टर के अंदर में कैसे यहाँ पे जो अपना प्रोग्राम्स है उसको बूस्ट कर सकते हैं, हमारे कौन से इनिशिएटिव हैं उसी के बारे में मेंशन है वो किया गया है कि इंडिया का एक इंडस्ट्रियल स्केल पॉलिसी के रिगार्डिंग में एक एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है सेमीकंडक्टर जो मिशन है। सेमीकंडक्टर बेसिकली हुआ क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में उसके फंक्शनिंग के अंदर में ये मेजरली जो चिप्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स हैं एक रोल है वो प्ले करते हैं। वर्ल्ड में आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो सेमीकंडक्टर्स का जो नंबर्स है वो डिक्लाइन में है, शॉर्ट है, वहाँ पे जिस तरीके का डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर या चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी कम है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एज ए ग्लोबल हब के रूप से इमर्ज हो सके। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडियन आप देखिए कि जो सेमीकंडक्टर मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन है वो भी हमने लॉन्च किया है। सेमीकंडक्टर मिशन में कितना फंड दिया गया है, 76,000 करोड़ का जो पैसा है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया फंड के रूप से, जिससे कि इंडिया को एज ए ग्लोबल हब के रूप से सेटअप किया जाए मैन्युफैक्चरिंग जो डिजाइन है उसके रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि हमारा जो सेमीकंडक्टर यहाँ पे जो प्रोसेस तो स्टार्ट हो सकता है, कुछ फैसिलिटीज के अंदर में जो यूनिट्स हैं वो भी सेटअप हैं वो हुई हैं। क्या इसका बेनिफिट होगा, हमारा जो आईटी इंडस्ट्री है उसको बूम करने में ये हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा, आईटी इंडस्ट्री को बूम करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। चिप से लेकर जो स्टार्टअप का एक कॉन्सेप्ट चलाया गया था, आप देखिए कि एक मूवमेंट के रिगार्डिंग चिप से लेकर जो स्टार्टअप का जो यहाँ पे प्रोसेस चलाया गया उसको भी ये बूस्ट है वो करेगा। बट क्या
कुछ नेगेटिव्स भी हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर के डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव जो रोल है वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो लर्निंग को कैरी आउट करते हैं और जो इंडस्ट्री का जो डिमांड है, जो प्रेजेंट समय में इंडस्ट्री का डिमांड है, हमारे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं उसके अंदर में एक गैप है वो एग्जिस्ट करता है, उसमें एक गैप एग्जिस्ट करता है। तो इस गैप को रिड्यूस है वो किया जाए, प्रेजेंट समय का जो स्टडी है उसको भी अपग्रेड करने का ज़रूरत है, जिससे कि इंडस्ट्रियल डिमांड को फुलफिल है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उनका एक ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर में क्या बताया गया कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम का जो वहाँ पे माइनिंग प्रोसेस है वो किया जाएगा। यूरेनियम का कहाँ पे किया जाएगा? मेघालय के अंदर में जो वाकाजी नाम का जगह है, वेस्ट काशी हिल्स का जो एरिया है वहाँ पे, तो मेघालय के अंदर में माइनिंग किया जाएगा। पीपल्स से जो कंसल्टेशन है वो नहीं रहेगा, और यहाँ पे एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है कि पीपल से कंसल्टेशन है वो नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट, सेंटर का ये जो डिसीजन है कि किसी भी कोस्ट के ऊपर में हमें मेघालय के अंदर में जो माइनिंग है वो करना है। मेघालय के अंदर में जो खासी नाम का जो सोशल ग्रुप है, खासी नाम का जो ग्रुप है वो इस माइनिंग को कंटिन्यूस अपोज करता है। खासी ग्रुप के द्वारा माइनिंग प्रोसेस को अपोज किया जाता है, और अपोज आप देखिए आज से नहीं किया जाता है, 1980s के समय से ही वो इसको अपोज है वो किया करते हैं। इसके अलावा जो खासी ग्रुप के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिस एरिया के अंदर में माइनिंग होना है वहाँ पे वो 6 शेड्यूल है उसकी पावर को यूज कर सकते हैं ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में। जैसा कि आप देखिए कि सिंहभूम झारखंड के अंदर में भी जो माइनिंग है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। लोकल्स का यहाँ पे क्यों ये बेसिकली जो डिमांड है, लोकल्स का डिमांड इस वजह से है कि जो यूरेनियम का जो माइनिंग है हाईली पोल्यूटिंग माइनिंग हुआ करता है, हाईली पोल्यूटिंग माइनिंग है। तो जो कम्प्लीटली लैंडस्केप है उसको ये चेंज करेगा, जो लोकल पर्सन्स हैं उनको यहाँ आप देखिए कि इम्पैक्ट करेगा। और हमारे कंट्री के अंदर में जो ट्राइबल पर्सन्स का आपको जो डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है, ट्राइबल पर्सन्स अपना ओरिजिनल एरिया से अदर एरिया के लिए डिस्प्लेस करते हैं, वो आप देखिए कि डेवलपमेंट लेड डिस्प्लेसमेंट है। डेवलपमेंट लेड डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ करता है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आया, वहाँ से ट्राइबल पर्सन अदर एरिया के लिए भेज दिए गए, उनका जो लोकल कल्चर है वो भी इम्पेक्ट होता है, उनका आप देखिए कि जो अर्निंग प्रोसेस है, जो उनका इकोनॉमिकल प्रोसेस वर्क करता है वो भी यहाँ पे डिस्टरबेंस में आता है। तो कंप्लीट चेंज स्केप है, उस लैंडस्केप है उसको चेंज कर सकता है, जैसा न्यामगिरी हिल्स के अंदर में लोगों के द्वारा अपोज किया गया था। न्यामगिरी का आप देखिए कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यामगिरी का जो ऑर्डर है उसके अंदर में उनका जो लोकल राइट्स को ऑब्जर्व किया, 2013 का वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो उसी के थ्रू उनके द्वारा भी यहाँ पे जो पेटिशन है वो फाइल की जा सकती है कोर्ट के अंदर में, यूरेनियम का जो माइनिंग है उसके अगेंस्ट में, मेघालय की खासी जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था मेघालय के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे रेड होल जो कोल माइनिंग है वो भी हुआ करती थी। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था क्योंकि वो फिजिबल नहीं है, काफ़ी बार इंसिडेंट्स हुआ करते हैं रेड होल कोल माइनिंग के रिगार्डिंग में। जो गारो खासी एंड जैंतिया नाम का हिल्स है, उन एरियाज के अंदर में काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं उनका प्रेजेंस है। तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज अपना जो बेसिक उनका जो डिमांड होता है उसके लिए इस तरीके से वर्क को कैरी आउट करते हैं, जो इलीगल कोल माइनिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नर्स को जो टाइमलाइन क्या फिक्स है वो किया जा सकता है, तो उसी के बारे में है, कंटिन्यूस हमने इस टॉपिक को रीड किया है कि आर्टिकल जो 143 है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पेटिशन फाइल होता है। पेटिशन ये फाइल होता है कि गवर्नर टाइम बाउंड मैनर के अंदर में जो डिसीजन है वो नहीं लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बिल के रिगार्डिंग में। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट को डिलीवर किया जाता है कि यहाँ पे 3 मंथ का आपके ऊपर में जो टाइमलाइन है वो रहेगा, कि टाइमलाइन है 3 मंथ का, कि 3 मंथ के अंदर में क्या तो आप डिसीजन लीजिए जो लोगों का विल पावर के थ्रू जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, नहीं ऑटोमेटिकली डीम्ड कैटेगरी के अंदर में बिल को जो पास है वो मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट लेता है आर्टिकल 141 के थ्रू सभी कोर्ट्स के ऊपर वो अप्लाई है, सभी जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे वो अप्लाई है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स, फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया आर्टिकल 143 के थ्रू, जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो चैलेंज जो कोर्ट से अपना एक ओपिनियन मांगा जाता है, क्या कोर्ट को बाइंडिंग है अपना ओपिनियन देना, कोर्ट को बाइंडिंग नहीं है, क्या कोर्ट
का जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया, जो ओपिनियन बताया गया, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आना जरूरी है, वो यहाँ पे बाइंडिंग है, वो भी बाइंडिंग नहीं है। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ से एग्जिस्ट करता है? 1985 के समय में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 85 हमने गलत बोला, 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसका मेजरली इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में। तो आप देखिए कि उस एक्ट के अंदर में भी ये प्रोविजन है वो एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है यहाँ पे गवर्नर का जो प्रोसेस है उसके बारे में, कि आर्टिकल जो 200 है, आर्टिकल 200, उसके थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे गवर्नर कोई भी बिल आता है उनके पास में, तो अपना जो असेंट है उसको दिया जा सकता है। असेंट दे दिया गया, विद होल्ड कर लिया गया, उनके द्वारा विद होल्ड कर लिया गया, वापस से रिटर्न कर दिया गया, वापस से रिटर्न कर दिया गया, या उसको जो प्रेसिडेंट के लिए जो रिजर्व है वो कर दिया गया। गवर्नर के पास में 4 ऑप्शंस हुआ करते हैं। बट आप देखिए कि किसी भी तरीके से गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो नहीं है। शमशेर सिंह केस के अंदर में 1974 के समय ऑब्जर्व है वो किया गया था। कुछ अदर केसेस के बारे में भी बताया गया है कि डिफेक्शन के रिगार्डिंग में कैसे जो टाइमलाइन को बताया गया था स्पीकर के ऊपर में, जो वर्क है वो नहीं कैरी आउट करता है। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमें बूस्ट करने का जरूरत है। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम बूस्ट करेंगे जिससे कि एक कोलोबरेटिव मैनर के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी और जो गवर्नर हैं स्टेट के वो भी एक कोलोबरेटिव मैनर के अंदर में वर्क को कैरी आउट करें। और आप देखिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेंटर और स्टेट का भी कोऑपरेशन हो, गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का जो विल है उसका भी यहाँ पे जो कोऑपरेशन है वो रहे। तो उसी के बारे में कहा गया। अभी कंप्लीट जो जजमेंट है वो नहीं आया है, अभी यहाँ पे कंटिन्यूस हियरिंग प्रोसेस के अंदर में है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनके द्वारा सर्च किया गया है फेमा के रिगार्डिंग में। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि फेमा कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है। फेमा जो एक्ट है वो कौन सा मिनिस्ट्री में है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एक आप देखिए कि एफसीआरए नाम से होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में हुआ करता है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कौन सा मिनिस्ट्री में, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वर्क करती है। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हम काफ़ी बार इसको रीड कर चुके हैं जब भी ईडी के बारे में आता है। तो फेमा के बारे में देख लेना एक बार और ईडी के बारे में देख लेना कि कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में ये हुआ करते हैं। मिग-21 आप देखिए कि इंडिया का जो फाइटर जेट है मिग-21, अब आने वाले समय में इसको रिटायर है वो कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो डेट है वो डिसाइड कर दिया गया है। रिसेंटली इनका जो फोल्डिंग का जो केसेज हैं वो काफ़ी सामने आने लगे हैं। समय समय पे इसके जो इंसिडेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। हमारे काफ़ी सारे जो पायलट्स हैं उनका भी कैजुअलिटीज़ हुई है मिग-21 के जो फाइटर जेट्स हैं उसकी वजह से। इसको आप देखिए कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का जो जो एयर फोर्स का जो सिस्टम है उसके अंदर में वर्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वर्क फोर्स के नाम से। 1963 के समय इसको इंडियन जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर में इंडक्ट किया गया था। 1963 के समय में कभी कभी इनको फ्लाइंग कॉफिन भी बोलते हैं। फ्लाइंग कॉफिन किस वजह से बोला जाता है? जिस वजह से इनके फॉलिंग के जो इंसिडेंट सामने आते हैं, पायलट्स का जो डेथ है वो हुआ करता है। तो मिग-21 के बारे में है कि जिनको आने वाले समय के अंदर में जो रिटायर है वो कर दिया जाएगा। क्या इन्होंने कुछ मेजर रोल है वो प्ले किया है हमारे एयरफोर्स के डिफेंस के अंदर में? 1965 वॉर का समय हो, 1965 के अलावा आप देखिए कि 71 वॉर का समय हो, और फिर 99 जो हमारा कारगिल वॉर था जिसमें तो मेजरली रोल है वो प्ले किया गया। बाद में आप देखिए कि बालाकोट का जो एक्सरसाइज था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी इनका रोल है वो मिला है। तो मिग-21 जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक हमारा जो एयरफोर्स का विंग, एयरफोर्स को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया था। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ पे गन फाइट के बारे में है। किश्तवाड़ का जो रीजन है चेनाब वैली के आसपास की जगह है जहाँ पे कंटिन्यूस जो टेररिस्ट पर्सनस और हमारी फोर्सेस के बिटवीन में गन फाइट की जो न्यूज़ हैं वो आई हैं। फिर आप देखिए कि बाबा जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो कि मोहनलाल जी को दिया गया है। कौन है मोहनलाल जी? जो मलयालम जो मूवी इंडस्ट्री है उसके एक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी मूवीज़ के अंदर में कंट्रीब्यूट है वो किया है। तो उन्होंने नेशन को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसको ये अवार्ड को डेडिकेट है वो किया गया। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है क्या? दादा साहिब फाल्के जो अवार्ड है वो है हमारा मूवी सेक्टर का हाईएस्ट अवार्ड है। 1969 के समय में जो दादा साहिब नाम के जो पर्सनैलिटी थे मूवी सेक्टर के,
आप देखिए कि फाउंडिंग फादर जो थे उनकी मेमोरी के अंदर में ये स्टार्ट किया गया था। देविका रानी जो हैं, जो फर्स्ट इसका रेसिपिएंट है। क्या इसमें कैश प्राइज भी दिया जाता है? यस स्टूडेंट्स, कैश प्राइज भी दिया जाता है इसके अंदर में। जो आप देखिए कि जो अवार्ड भी मिलता है, कैश भी वहाँ पे उसमें इंक्लूड हुआ करता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मलयालम मूवी इंडस्ट्री से हैं मोहनलाल, जिनको ये मिला है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मलयालम मूवी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में जस्टिस हेमा का एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। वहाँ पे हरेसमेंट के जो मीटू मूवमेंट के बाद में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हुआ, तो ये जस्टिस हेमा कमेटी आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें जो सिखिज्म के जो पिलग्रिमेज हैं, उन्होंने कहा कि क्रिकेट अगर पाकिस्तान के साथ में हो सकता है तो पिलग्रिमेज को क्यों अलाउ है वो ना किया जाए। जो बाबा नानक हैं, गुरु नानक है, उनका बर्थ प्लेस है ननकाना साहिब। उसके लिए आप देखिए कि जत्था है, जत्था मीन्स ग्रुप में जो लोग जाया करते हैं वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अभी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डिनाई किया गया था कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये जो कंसर्न्स हैं वहाँ पे अलाउ है वो नहीं किया जा सकता। ननकाना साहिब वो जगह है जहाँ पे बाबा नानक का बर्थ होता है 1469 के समय में। और स्टूडेंट्स, एक और प्लेस है जहाँ पे अपनी लाइफ के जो लास्ट समय है 1539 के समय में बाबा नानक का टाइम पीरियड है। तो लास्ट जो 18 ईयर्स हैं गुरु नानक के द्वारा जहाँ पे बिताए गए वो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। वो भी पाकिस्तान के अंदर में सिचुएटेड है, रावी जो नदी है उसके बैंक के ऊपर में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चंस ये हैं कि बोथ एरियाज हैं, जो ननकाना साहिब है रावी के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड, करतारपुर साहिब है वो भी क्लोज है। तो यहाँ पे एंट्री को अलाउ किया जाए, ये उनका रिलीजियस आप देखिए कि जो उनका कनेक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में डिमांड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो इंडियन पर्सन है इलीगल वे के थ्रू एंट्री को कैरी आउट करते हैं, ये सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज के वहाँ पे ग्वाटेमाला नाम का एक जगह है, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला नाम का जो कंट्री है उसके एम्बेसी के पर्सन के द्वारा कहा गया कि काफ़ी सारे इंडियन पर्सन हैं जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के थ्रू इलीगल वे के थ्रू एंट्री को करते हैं। फिर आप देखिए कि क्यों किया जाता है इलीगल एंट्री, जिससे कि वो मैक्सिको और यूएस के लिए जा सकें। अब यहाँ पे हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट आप देखिए कि बेसिकली ये आप देखिए कि लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका को जो कनेक्ट करने वाला इस्तुमस का एरिया है, जिसको कि इस्तुमस और पनामा के नाम से जानते हैं, तो पनामा है, फर्स्ट कंट्री पनामा है। पनामा के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका है। पनामा के वहाँ पे कैनाल भी है जो कि यूएस क्लेम करता है कि उनके द्वारा उनके कंट्रोल में लिया जाएगा, जो उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट है वो किया था। फिर आप देखिए कि निकारगुआ है, निकरगुआ है। यहाँ पे भी कुछ इंडियन पर्सन्स को पकड़ा गया था जो कि एक फ्लाइट के थ्रू जाने वाले थे। फिर होंडोरस का एरिया है, होंडोरस है। और होंडोरस के इस वेस्टर्न पार्ट के अंदर में एक कंट्री है जो है अल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर के नॉर्दर्न पार्ट में ग्वाटेमाला है, उसके ईस्टर्न पार्ट में एक कंट्री है जिसको बेलीज के नाम से जानते हैं। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो कंट्रीज हैं ये सेंट्रल अमेरिकन नेशंस हैं कुछ, ये आपको लोकेशन वाइज पता होना चाहिए। अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है इसमें से कौन सा सेंट्रल एशियन जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कि ओनली वन वाटर बॉडी के साथ में एरिया शेयर करते हैं, पैसिफिक या अटलांटिक में से सिर्फ एक वाटर बॉडी के साथ में। जैसे हमने देखा कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में अल सल्वाडोर है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में बेलीज है, तो इनका क्या अदर साइड के अंदर में भी जो एरिया है वो शेयर होता है क्या? ये आप एक बार देखना ज्योग्राफी लोकेशन के रिगार्डिंग में, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। दुर्गा पूजा जो कि आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे हुआ करता है, तो उस दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट हुआ है। नवरात्रि रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर में ऑब्जर्व किया जाता है। नवरात्रि के समय जो गरबा है वो गुजरात में हुआ करता है, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। और दुर्गा पूजा है वो भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो इंडिया के 15 आइटम्स हैं उसी के अंदर में इंक्लूडेड है। और रिसेंटली जो छठ का पूजा है, छठ पूजा जो कि आप देखिए कि हमारा जो बेसिकली बिहार के अंदर में वर्शिप हुआ करता है, जो सनसेट के टाइम में जो सन है उसको वर्शिप किया जाता है। तो छठ पूजा को भी इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया जाए, ये इंडिया के द्वारा प्रपोज है वो किया गया था। लद्दाख के जो पर्सन है उनका डिमांड है कि उनका डिमांड ये है कि अगर आउटसाइडर्स को अलाउ किया जाएगा तो उनका जो टेरिटोरियल एरिया है लैंड उसके लिए उनको ऑक्यूपाई है वो कर लिया जाएगा। लद्दाख का डिमांड क्या है, एक तो स्टेटहुड दिया जाए। और 6 शेड्यूल के अंदर में जो 4 स्टेट्स हैं, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है,
त्रिपुरा है और मिजोरम है, तो उसी उनकी तरह ही आप देखिए कि इनको भी 6 शेड्यूल में स्टेटस है वो दे दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे इजराइल के द्वारा आप देखिए कि कंटिन्यूस अपने एक्शंस को कैरी आउट किया गया है गजा स्ट्रिप के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्की के बारे में है, टर्की के वहाँ पे आप देखिए कि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रशियन मिलिट्री का जो प्लेन है वो एयर स्पेस के अंदर में एंटर हुआ है बाल्टिक सी के अंदर में, जर्मनी के द्वारा कहा गया, रोमानिया एस्टोनिया इन सब कंट्रीज के द्वारा भी कहा गया था कि उनके एयर स्पेस के अंदर में रशियन जो प्लेन्स है उनका एंट्री हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का जो आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सिचुएशन था उस पर फिर से क्लेम किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि उन्होंने उस वहाँ पे अपना रोल है वो प्ले किया था पीस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पैलेस्टाइन के रिकॉग्निशन के बारे में है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जो आने वाले समय के अंदर में रिकॉग्नाइज है वो कर सकते हैं पैलेस्टाइन स्टेट को। यूएस पर आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में भी यहाँ पे रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है जहाँ पे यूएस के द्वारा जो वीटो है वो किया जाता है। और कभी ये जो एरिया है जो पैलेस्टाइन स्टेट के नाम से जाना करते थे, ये एरिया कभी यूके के ही कंट्रोल में हुआ करता था। फिर आप देखिए कि एक पील कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया था। पील कमीशन फिर डिसाइड करता है कि कुछ पार्ट है वो यहाँ पे यहूदीज है उनको दे दिया जाएगा और इजराइल स्टेट है 1948 के समय क्रिएट होता है। प्रेजेंट समय में जो पैलेस्टाइन है वो एक इंडिपेंडेंट आप देखिए कि अथॉरिटी के रूप से काम करता है। 1988 के समय से वो जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी को क्रिएट किया गया था, वेस्ट बैंक का जो सेटलमेंट एरिया है वहाँ पे, और कुछ पार्ट आप देखिए कि जो हमास का जो डोमिनेटेड एरिया था गजा, वहाँ पे भी रूल होता था। पर 2007 में हमास जो मिलिटेंट ग्रुप है जिन्होंने पावर को टेक ओवर किया गजा के अंदर में और फतेह है उसको वहाँ पे रिमूव है वो किया गया। बागराम जो एयर बेस है उसको फिर से लेने के बारे में है यूएस अथॉरिटीज का, जो कभी रशियंस के द्वारा आप देखिए कि कंस्ट्रक्ट किया गया था इस एयरफील्ड को मुजाहिदीन के साथ में फोर्ट करने की रिगार्डिंग में। फिर यूएस ने यहाँ पे ही अपना एक सिटी वन काइंड ऑफ जो एयर बेस है उसको डेवलप किया जिसमें तालिबान के साथ में उनका फाइट करना था। अब तालिबान ने पावर को टेक ओवर किया है और उन्होंने डिनाई किया है उनका टेरिटोरियल सॉवर्निटी के एरिया के अंदर में। नेपाल के अंदर में इन्वेस्टिगेशन के बारे में है और यूएस और चाइना अपना जो मिलिट्री डायलॉग है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।